हेलो फ्रेंड्स, नीट सैम्पल पेपर 3 के क्वेश्चन नंबर 21 to 30 को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन 21, टू आइडेंटिकल ग्लास mu is equal to 3/2 equiconvex lens, टू आइडेंटिकल इक्विकॉन्वेक्स लेंस ग्लास का बना हुआ है और फोकल लेंथ f each are kept in contact, so something like this। एक A है और एक A है, इसको कॉन्टेक्ट में रखा गया है और एक ग्लास का बना हुआ है और म्यू जी दिया हुआ है 3/2। फोकल लेंथ दोनों का सेम एग्जैक्टली सेम है, दोनों इक्विकॉन्वेक्स लेंस है। इसका फोकल लेंथ f है। The space between the two lenses is filled with water, और वाटर का म्यू दिया हुआ है W for water 4/3। इसके बीच में वाटर डाल दिया। ये वाटर भी एक लेंस की तरह काम करेगा और वो लेंस होगा इक्वी कनकेव लेंस। इक्वी का मतलब है कि दोनों का कर्वेचर जो है दोनों वो सेम है। ये इक्वी कन्वेक्स है, मतलब दोनों का कर्वेचर सेम है। और ये जो कनकेव लेंस है जो पानी से बना हुआ है उसका भी कर्वेचर सेम है और सेम कर्वेचर आर है, मान लेते हैं उसका कर्वेचर आर है। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन बताना है। ये जो कॉम्बिनेशन है तीन लेंसेस का उसका फोकल लेंथ बताना है। लेंस 1, लेंस 2 और लेंस 3। 1 और 2 ये जो लेंसेस है वो कन्वेक्स लेंस है और ग्लास का बना हुआ जिसका म्यू जी दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। और थर्ड लेंस ये पानी से बना हुआ है और ये इक्वी कनकेव लेंस है और इसका जो मटेरियल है पानी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। तो इस कॉम्बिनेशन में हम कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। यदि वो एक से ज़्यादा लेंसेस कॉन्टेक्ट में होते हैं, बिल्कुल कॉन्टेक्ट में, कोई गैप नहीं हो, तो उसका पावर जो है सो सम हो जाता है। यहाँ तीन लेंसेस है, तीनों का पावर को हम सम कर देंगे और पावर क्या होता है 1/f। f यहाँ पर हम इक्वी कहते हैं क्योंकि उसने बोला f है। यहाँ पर ये दोनों लेंसेस का फोकल लेंथ है, तो p को 1/f, ये 3 लिखना था। p2 1 और 2 दोनों का ही 1f है फोकल लेंथ, इसलिए उसका पावर हो गया 1/f। और थर्ड जो है ये पानी वाला उसका हम कुछ और नाम देते हैं, मान लेते हैं f1 देते हैं। तो हमें कितना आ गया, ये 2/f आ गया और प्लस 1/f1 आ गया। यहाँ से हम f इक्विवेलेंट निकालेंगे। अब देखते हैं कि लेंस मेकर फार्मूला यूज करते हैं क्योंकि हमें यूज करना है ये प्रॉपर्टी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है लेंस मेकर फार्मूला में। लेंस बनाने वाले जिस फार्मूला को यूज करता है लेंस मेकर फार्मूला, वो कहता है कि 1/f जो है वो होता है म्यू -1 और दोनों का कर्वेचर। जैसे हमारे पास लेंस है, इसका जो मटेरियल है यहाँ पर उसका म्यू और ये कर्वेचर जो है पहला का कर्वेचर, ये दूसरा का कर्वेचर। तो इस केस में इसका फोकल लेंथ f है दिया हुआ है और म्यू दिया हुआ है, म्यू जी है 3/2 -1। 1/r ये इक्विकॉन्वेक्स है, दोनों का r जो है सो सेम है, डायरेक्शन अलग है। इसका जो डायरेक्शन है इधर है पॉजिटिव, 1/r पॉजिटिव, माइनस इसका जो डायरेक्शन सेकंड वाला लेफ्ट तरफ है, यहाँ x एक्सिस इसको कहते हैं, इसको y एक्सिस कहते हैं। ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया। यहाँ पर लेंस का ओरिजिन है, तो ये लेफ्ट में है। ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड जो कर्वेचर है उसका फोकल लेंथ इधर है -r। वैल्यू सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1/2 टाइम्स ये आ गया 2/r, मतलब 1/r। ये दो तो चला गया, तो इसका मतलब है कि f = r आया। ठीक है, अब केस 2 जो चलते हैं पानी का, इसका निकालते हैं। f1 निकालना है, फिर लेंस मेकर फॉर्मूला लगाते हैं 1/f1
पानी वाला है म्यू -1 1/r1 -1/r2। अब क्या ऐसा है, इसके अंदर पानी है, इसका वैल्यू है 4/3, ये दिया हुआ राइट, 4/3। ये 4/3 हो गया -1, ये R1 प्लस हो गया, ये तो R है, अब प्लस होगा कि माइनस, यहाँ से देखने पर पता चलेगा ये फर्स्ट सरफेस है, और फर्स्ट सरफेस का जो फर्स्ट सरफेस का कर्वेचर है वो लेफ्ट में है, ये देखिए इसका कर्वेचर लेफ्ट में है, तो इसको -R लिखते हैं। R2 का इसका उस साइड में है, +R लिखते हैं। ये हो गया 1/3 और ये हो गया -2/R। और पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं F = R है, F1 को हमें F के टर्म में लिखना है, तो -2/3 R की जगह पर F 1/F1, तो F1 कितना आ गया 3F/2, वो भी माइनस। तो इक्वेशन 1 से चलते हैं, 1/F कॉम्बिनेशन जो है और इक्विवेलेंट जो कहते हैं वो है 2/F प्लस 1/F1। 2/F, F की जगह पर कितना लिखेंगे, F ही लिखेंगे क्योंकि फाइनल जो आंसर है वो F के टर्म में देना है, और 1/F1 कितना है यहाँ से -2/3F, ये नहीं पूछा गया हमसे, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4/3F, 6 में से 2 गया 4, 3, ठीक है। तो F इक्विवेलेंट कितना हो गया, ये तो 1/F इक्विवेलेंट है, इसको रिवर्स किए तो ये भी हो गया 3F/4, ये हमसे पूछा गया है 3F/4। सो ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा आंसर हो गया। ओके, एक बार समराइज फिर कर देते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि दो लेंसेस हैं जो कन्वेक्स हैं और इक्वी कन्वेक्स है, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, इसको एकदम सटा के रखा गया है, बीच में जो जगह बचा उसमें पानी डाल दिए है। अब इस जो कंप्लीट सिस्टम बना, इसका कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ बताना है। तो हमारे पास 3 लेंसेस हैं, केवल ये दोनों नहीं है, यहाँ पर भी एक लेंस है। यदि यहाँ पर पानी नहीं डालते तो 3 लेंस नहीं बनता, तो 2 ही बनता है। क्यों? क्योंकि लेंस मेकर फार्मूला में देखिए, यदि पानी नहीं रहता, एयर रहता, तो एयर का म्यू कितना होता है 1, तो 1 - 1 0, 1/F = ये 0, तो F = इंफिनिटी, तो वो कुछ नहीं देगा, ये जस्ट प्लेन है, तो तब होता है वो ये कंट्रीब्यूट नहीं करता है इस टोटल का फोकल लेंथ में। लेकिन अभी पानी है तो कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जो पावर है इस कॉम्बिनेशन का वो होता है सम ऑफ पावर्स ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज, P1 + P2 + P3। यहाँ पर 1, 2, 3 है, 1 और 2 दोनों का फोकल लेंथ सेम है, तो उसका पावर लिखते हैं 1/F लिखते हैं, और थर्ड का 1/F1। और उसके बाद में हम लेंस मेकर फार्मूला यूज करते हैं 1/F μg, 1 और 2 ग्लास से बना हुआ है, ये ग्लास से बना हुआ है, उसका वैल्यू 3/2 दिया हुआ है, यहाँ से हम R के वैल्यू निकाल लेते हैं, R = F आया। अब ग्लास पानी वाला जो लेंस है उसके लिए हम यूज करते हैं 1/F1, फिर लेंस मेकर फार्मूला, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं μw का, R के वैल्यू रख देते हैं विद प्रॉपर साइन। यहाँ पर एक कन्वेक्स लेंस है, तो पहला सरफेस जो है सो नेगेटिव है, कर्वेचर R जो है फर्स्ट सरफेस का वो नेगेटिव है, मैंने नेगेटिव लिखा, और दूसरा पॉजिटिव है। इसका जस्ट उल्टा था कन्वेक्स लेंस में। और यहाँ से F1 का हमें वैल्यू निकल रहा है, पहले मैंने सोचा यही पूछ रहा है, लेकिन नहीं, ये नहीं पूछ रहा है, तो ये F1 का वैल्यू है। और उसके बाद में कॉम्बिनेशन का जो निकालना है मुझे फोकल लेंथ, वो इस फार्मूला से जो यहाँ पर आया है 1 से निकाल लेते हैं, सबको सब्स्टिट्यूट करते हैं और 3F/4 आता है, तो इस तरह से बन जाता है। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइट से है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से है। Intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda is k। यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये एक स्लिट, ये दूसरा स्लिट, एक्सैजरेट किए हैं, बहुत ज़्यादा लग रहा है, इतना नहीं होता। इधर स्क्रीन है, और क्या लिखा है इसमें, इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के, लैम्डा बीइंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड।
the intensity at a point where the path difference is lambda by 4 will be how much? So यदि path difference जो है वो lambda है तो हमारा intensity आ रहा है something k, और जब ये path difference lambda नहीं होकर lambda by 4 है तो intensity कितना आएगा, यही सवाल है। तो इंटेंसिटी के लिए क्या फार्मूला है, देखिए इसमें इंटरफेरेंस होता है, दो वेव्स आते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरा जो है के भी एक्स सेम रहता है माइनस के एक्स, लेकिन कुछ फेज डिफरेंस आता है क्योंकि दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस है। यहाँ पर जो लाइट पहुंच रहा है दोनों जगहों से उसके बीच में पाथ डिफरेंस है, ये वाला पाथ डिफरेंस है। यदि हम दोनों का अलग अलग ले लें तो ये दोनों के सुपरपोजिशन की वजह से, इंटरफेरेंस की वजह से जो यहाँ पर एम्पलीट्यूड आएगा वो आएगा, एम्पलीट्यूड वो होता है उसका स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस लैम्डा, इसको हम लैम्डा कहते हैं। फाइव भी चलेगा लेकिन यूजुअली हम लोग लैम्डा यूज करते हैं फेज डिफरेंस दिखाने के लिए। और ये जो एम्पलीट्यूड स्क्वायर है ये प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी की, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं इंटेंसिटी, जो टोटल इंटेंसिटी है वो पहला का इंटेंसिटी, यहाँ से जो इंटेंसिटी आ रहा है, दूसरा का जो इंटेंसिटी यहाँ से आ रहा है, स्लिट 1 और स्लिट 2 है, 2 ये इंटेंसिटी का स्क्वायर हो जाएगा कॉस लैम्डा। ये फार्मूला है इंटेंसिटी का और इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना चाहिए। ओके, अब इस केस में क्या है, दोनों का इंटेंसिटी सेम है, I1 इक्वल टू I2 है, तो ये I कितना आ गया, दोनों को I1 बोलेंगे तो यहाँ से 2I1 और 2I1 टाइम्स I1 और टोटल का स्क्वायर रूट, तो ये भी हो गया 2I1, दोनों जगह से 2I1 कॉमन कर लिया, 1 प्लस कॉस लैम्डा ना डेल्टा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 2I1, इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर लैम्डा बाई 2, नहीं लिखना है तो यहाँ से भी काम चला सकते हैं। ओके, अब केस 1 क्या है, केस 1 था कि जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा है, लैम्डा पाथ डिफरेंस का मतलब जो फेज डिफरेंस है वो होगा 2 पाई, ये दोनों के बीच में रिलेशन है, पाथ डिफरेंस is equal to 2 pi by lambda into ये पाथ डिफरेंस नहीं, फेज डिफरेंस, टू पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो यहां से देख सकते हैं यदि हम इस केस में लैम्डा यदि यहां रखते हैं पाथ डिफरेंस तो ये 2 पाई आता है हमारा फेज डिफरेंस। तो इस केस में फेज डिफरेंस जो है सो 2 पाई आया है, यहाँ पर जो उसी को सब्सटीट्यूट करेंगे तो आई जो है वो कितना है 2I1 टाइम्स 1 प्लस कॉस 2 पाई, और आई उसने बोला है कि फर्स्ट केस में जो है जब ये फेज पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो इंटेंसिटी स्क्रीन पर कितना है के, ये कितना हो गया, ये 1 प्लस कॉस 2 पाई 1 होता है, तो यहाँ से मैं I1 का वैल्यू आ गया k बाई 4, 1 प्लस 1 2 टाइम्स 2 4, I1 इक्वल टू k बाई 4 आ गया। अब सेकंड केस में वो सवाल पूछ रहा है, पहले तो कंडीशन दे दिया और सेकंड केस में सवाल पूछ रहा है कि ये जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा बाई 4 है, तो फेज डिफरेंस कितना होगा 2 पाई बाई लैम्डा टाइम्स पाथ डिफरेंस, मतलब 2 पाई बाई लैम्डा टाइम्स पाथ डिफरेंस से लैम्डा बाई 4, लैम्डा चला गया, इसका मतलब पाई बाई 2 है, फेज डिफरेंस पाई बाई 2 आया है सेकेंड केस में। और तब हमसे पूछा जा रहा है कि ये इंटेंसिटी कितना होगा, ये इंटेंसिटी यहां से निकालते हैं, यहां से 2I1 टाइम्स 1 प्लस कॉस, ये कितना आया पाई बाई 2 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री होता है 0,
तो I1 की वैल्यू कितना आया था, k/4 इंटू 1। तो इंटेंसिटी कितना आया सेकेंड केस में, I प्राइम था, सेकेंड केस में जो इंटेंसिटी आया k/2। कौन सा ऑप्शन है, k/2, ऑप्शन नंबर 3। तो ऐसे आप बना सकते हैं। इसमें एक बार फिर समराइज कर देता हूँ मैंने क्या किया। इसमें आपको पता रखना पड़ेगा कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जब दो वेव सुपरइम्पोज करते हैं, सुपरपोजिशन होता है, इंटरफेरेंस होता है, तो वो होता है इंडिविजुअल का स्क्वायर का सम प्लस 2 टाइम्स a1 a2 टाइम्स कॉस डेल्टा। डेल्टा जो है फेज डिफरेंस है। ये बिल्कुल वेक्टर एडिशन की तरह है, दो वेक्टर को ऐड करते हैं, वेक्टर a1 वेक्टर a2, तो उसका जो रिजल्टेंट आता है ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो है सो डेल्टा है। तो ये जो रिजल्टेंट आता है वो कितना होता है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस लैम्डा डेल्टा। एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पर है। यहाँ पर जो वेक्टर है यहाँ पर वो एम्पलीट्यूड्स है, और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो है सो प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी का। तो इंटेंसिटी यहाँ से हमें पता चल गया, और मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया यहाँ पर कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो ये वैल्यू इतना आ गया 1 प्लस कॉस डेल्टा। और उसके बाद में फर्स्ट कंडीशन उसने दिया है क्वेश्चन में कि जब ये पाथ डिफरेंस जो है सो लैम्डा है तो इंटेंसिटी क्या है, जब ये पाथ डिफरेंस λ/4 होगा तो इंटेंसिटी क्या होगा। तो फर्स्ट केस में पाथ डिफरेंस लैम्डा है, इसका मतलब है फेज डिफरेंस 2 पाई है, क्योंकि फेज डिफरेंस का फॉर्मूला ऐसे चलता है लैम्डा इक्वल टू 2 पाई डेल्टा इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस की जगह लैम्डा रख दीजिए, ये 2 पाई आ गया। सेकेंड केस में पाथ डिफरेंस λ/4 है, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, फिर एक्सेप्ट इसी फॉर्मूला में रखेंगे 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स पाथ डिफरेंस λ/4, तो ये आ गया π/2। ओके, तो फर्स्ट केस में फेज डिफरेंस 2 पाई है, और इस फॉर्मूला में यदि हम बैठाएं यहाँ पर तो आ गया I = 2I1 टाइम्स 1 प्लस कॉस 2 पाई। ये 1 हो गया, ये 1 2 हो गया, और यहाँ से I1 का वैल्यू हमें पता चल गया। इसको यूज करेंगे सेकेंड केस में। सेकेंड केस में ये फेज डिफरेंस π/2 है, तो जो इंटेंसिटी हमसे पूछा गया है क्या होगा, इंटेंसिटी वो है 2I1 टाइम्स 1 प्लस कॉस डेल्टा। 2I1 1 प्लस कॉस डेल्टा की जगह 90 डिग्री है ये, इसका वैल्यू 0 हो गया, तो आ गया 2I1, और I1 का जगह पर हम जो वैल्यू रख रहे हैं यहाँ से k/4, तो ये आ गया k/2। यही हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन ऐसे था, आप चाहते तो डायरेक्ट यहाँ से यूज करके भी बना सकते थे, वो मैटर नहीं करता। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, इन द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर द कलर्ड ग्लो इन द ट्यूब अपीयर्स एज ए रिजल्ट ऑफ, क्यों आता है ये डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब है, यहाँ पर दो ठो, एक कैथोड है एक एनोड है। इसको काफ़ी हाई वोल्टेज से जो है, इस पर काफ़ी हाई वोल्टेज जो है दिया जाता है, और यहाँ से जो है एयर निकाल दिया जाता है, सारे एयर निकाल दिए जाते हैं, प्रेशर बहुत कम कर दिया जाता है। और उसके बाद देखा जाता है इसमें वेरी डिफरेंट काइंड का जो है सो ग्लो होता है। कभी ये पूरा ग्लो रहता है, कभी ये ग्लो अलग तरह का फॉर्मेशन बनाता है, एक ग्लो होता है। लेकिन जो ग्लो हो रहा है यहाँ पर, तो ग्लो क्यों होता है, वही सवाल है, किस वजह से ग्लो होता है। पहला एक्सीटेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम्स, इलेक्ट्रॉन जो है सो एक्साइटेड हो जा रहा है, एक एनर्जी स्टेट से दूसरा एनर्जी स्टेट में जा रहा है, उससे होता है, नहीं उससे नहीं होता। कोलिजन बिटवीन द एटम्स ऑफ द गैस, एटम जो है सो कोलाइड कर रहे हैं, इससे हम गैस निकाल दिए हैं बहुत सारे, लेकिन थोड़ा बहुत तो बचा ही रहेगा ना, तो उसके बीच में कोलिजन हो रहा है एटम के बीच में, उसके होने से क्या होगा, कोलिजन होने से ये कोई ग्लो नहीं करता है। कोलिजन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल, ये इंपॉर्टेंट है, चार्ज पार्टिकल जो है वो कोलिजन कर रहे हैं, एमिटेड फ्रॉम द कैथोड, मतलब ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। वह चार्ज पार्टिकल जो कैथोड से निकलता है वो इलेक्ट्रॉन है, वो जो है और एटम में टक्कर होता है। यदि इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के पास, तो एटम से टक्कर होने के बाद उसका इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकाल देगा, इसका मतलब उसको आयनाइज कर देगा। तो अब इसके पास अभी केवल कुछ इलेक्ट्रॉन थे चार्ज पार्टिकल, अब एक और चार्ज पार्टिकल आ गए आयंस, एटम का इलेक्ट्रॉन भाग गया
और आयंस आ गए, और तब ये आयन ही रेस्पॉन्सिबल हैं, तब बहुत सारे आयंस हो जाते हैं, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हो जाते हैं, इतना ज़्यादा चार्ज पार्टिकल हो जाता है कि ये कंडक्ट करने लगता है इवन लो प्रेशर पर, क्योंकि हर जगह चार्ज पार्टिकल हैं, जो भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं और एटम्स हैं वो सारे एटम मतलब गैस मॉलिक्यूल के एटम वो सारे चार्ज हैं, तो वो कंडक्ट करने लगता है। और कंडक्ट करने लेता है कहने का मतलब ये है कि होता यह है कि ये जो चार्ज पार्टिकल हैं जब एक्सेलरेट होते हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं जब भी एक्सेलरेट होंगे तो वो एनर्जी लूज करता है और वही ग्लो के रूप में दिखता है। लेकिन ये प्रोसेस तो होना होगा, पहले उसे चार्ज आयन बनना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ही आयन बनाता है इस एटम से कोलिजन होने के बाद में। कोलिजन बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम्स ऑफ द गैस, इलेक्ट्रॉन के बीच कोलिजन होने से क्या होगा, चार्ज पार्टिकल नहीं बनेंगे। तो इसके लिए दो प्रोसेस इंपॉर्टेंट हैं, एक ग्लो के लिए दो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। पहला प्रोसेस है चार्ज पार्टिकल तैयार करना, आयनाइजेशन। ये जो एटम्स हैं जो न्यूट्रल हैं शुरू में, उसको आयनाइजेशन करना है, आयनाइजेशन ऑफ न्यूट्रल एटम्स। और दूसरा है उसका एक्सेलरेशन, जब वो एक्सेलरेट करेंगे तो जाके ग्लो होगा। तो इसका पहला पार्ट ये दिया है आयनाइजेशन करने के लिए, वो इलेक्ट्रॉन जो है आयनाइज करते हैं। सब इलेक्ट्रॉन आयनाइज नहीं कर सकता, यदि इसके पास एनर्जी बहुत कम है तो इसका इलेक्ट्रॉन को किक आउट नहीं कर सकता। किक आउट इलेक्ट्रॉन को करने के लिए ये न्यूक्लियस है, इसका यहाँ पर जितना भी एनर्जी है निगेटिव में उसका पॉजिटिव एनर्जी इसको देना पड़ेगा, इतना ट्रांसफर इसको करना पड़ेगा, तब यहाँ से भाग के इन्फिनिटी चला जाएगा, तब ये चार्ज पार्टिकल बना, तब ये आयन बना। तो आंसर हो गया मेरा 3। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, ये नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल से क्वेश्चन है। द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय विच फार्मूला। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब है ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहे हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन कहीं भी ऑर्बिट नहीं कर सकते, केवल स्टेशनरी ऑर्बिट में ऑर्बिट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर वो एनर्जी लूज नहीं करेंगे, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो एनर्जी लूज करता है, लेकिन स्टेशनरी ऑर्बिट में वैसा नहीं होता। तो वहाँ पर एनर्जी कितना होगा, वो एनर्जी जो है ये nth सेल है, n = 1, n = 2। nth सेल में एनर्जी कितना होगा, ये होता है -13.6 बाय n², और यदि Z है तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Z मतलब कि यदि हाइड्रोजन एटम है तो Z = 1, और हाइड्रोजन के बाद में हो गया है हीलियम, तो हीलियम के लिए काम नहीं करता जब तक एक इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं दो। हाइड्रोजन लाइक एटम होना चाहिए। हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन चाहे जितना भी हो चलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही होना चाहिए। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, वैसे एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन था, 1 भगा दिए। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 भगा दिए। बेरिलियम के पास हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 को भगा दो, बहुत मुश्किल है लेकिन फिर भी। बोरॉन, इसको 4 इलेक्ट्रॉन भगा दो, बहुत मुश्किल होते चला जाएगा, लेकिन ऐसे ही में परफेक्टली काम करता है नील्स बोर का ये एटॉमिक मॉडल। तो उस केसेस में जेड यहाँ हम वैल्यू लिखते जाएंगे, 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला ये है। उसने जस्ट एन के बारे में पूछा, जेड के बारे में नहीं कुछ बोला, तो ये हो गया आंसर 2, ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो ये तो काफ़ी आसान था। अब आप पूछोगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे आता है। अब आप इसको निकाल लो, एनर्जी को कैसे निकालते हैं एनर्जी, बस 2 ही चीज़ें तो है यहाँ पर इसको निकालने के लिए। एक है कि सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसके चारों ओर, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है, कूलाम्ब फोर्स। यहाँ से इक्वेशन आएगा। और दूसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये एंगुलर मोमेंटम जो है MVR, वो होता है NH क्रॉस। NH क्रॉस मतलब कि NH/2π। ये दोनों को यदि सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें R भी मिल जाएगा, ये वाला। यहाँ पे एनर्जी है, Vn भी मिल जाएगा, और एनर्जी भी निकाल सकते हैं तब, क्योंकि एनर्जी डिपेंड करता है ये दोनों ही पर। जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है, ये दोनों ही पर डिपेंड करते हैं।
और तब हम इसको निकालेंगे तो ये आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टाइम्स Z² बाय n²। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ये रेडियो एक्टिविटी से है। द हाफ लाइफ टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल अंडरगोइंग ए अल्फा डीके इज 1.4 टाइम्स 10⁻17 सेकेंड, बहुत बड़ा है। टी हाफ लाइफ टाइम इसी को बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम, ऐसे लिखना है 1.4 टाइम्स 10⁻17 सेकेंड। एक साल कितना होता है सेकेंड में? ये मेरे ख्याल से कुछ 10⁻7 सेकेंड के करीबन होता है, सम 3 और 5 कुछ ऐसे, और ये 10⁻17 बहुत ज़्यादा है। खैर जो भी है वो बढ़िया है जितना ज़्यादा है, क्योंकि वो डीके वो स्लोली करेगा। ओके, इफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल इज इतना, n से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल, 2 टाइम्स 10⁻21, इतना न्यूक्लियाई है। तो एक्टिविटी बताना है कि क्या होगा उस सैंपल का। एक्टिविटी किसी को कहते हैं? एक्टिविटी जो है कहते हैं कि पर सेकेंड वो कितना न्यूक्लियाई ब्रेक कर रहा है, कितना न्यूक्लियाई पर सेकेंड डिसइंटीग्रेट कर रहा है, टूट रहा है। एक सेकेंड में जितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टूट रहा है उसी को उसको एक्टिविटी कहते हैं। और ये डायरेक्टली डिपेंड करता है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई पर, एटम ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई पर, जो टूट सकता है। टूटने के बाद जो स्टेबल न्यूक्लियाई बनता है उसको काउंट नहीं करते, जो नहीं टूटा है, जो डिसइंटीग्रेट हो सकता है, वो नंबर यहाँ पर है। और ये लैम्डा जो है उसका प्रॉपर्टी है। और यहाँ हाफ लाइफ टाइम हमें जहाँ पर जो दिया गया है उसको इस लैम्डा के टर्म में लिख सकते हैं कि ये जो हाफ लाइफ होता है उसको लिखते हैं ln2 log of 2 to the base e। ln का मतलब log of base e, यही है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं बाय लैम्डा। ये हाफ लाइफ टाइम है, तो यहाँ से लैम्डा आ गया, कितना आ गया लैम्डा यहाँ से? ln2 बाय हाफ लाइफ टाइम, लैम्डा हो गया ln2 बाय हाफ लाइफ टाइम। और n का वैल्यू दिया हुआ है, हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? ये दिया हुआ है। तो हम इसको एक्टिविटी निकाल सकते हैं, सबका वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। ln2 का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, ये 0.693 होता है। और n का वैल्यू यहाँ पर दिया है, अभी यहाँ पर लिखे हैं 2 टाइम्स 10⁻21। और हाफ लाइफ टाइम भी दिया है सेकेंड में, सब एक यूनिट में लिखेंगे, एक सिस्टम में, यूनिट के सिस्टम में, SI यूनिट में। ये कितना हो गया? ये ऑलमोस्ट 7 है, 0.7 टाइम्स 2 1.4, ऑलमोस्ट 1.4। ये 0 को देखते हैं, ये 17 है, 21 है, तो 10⁻4। तो ये एक्टिविटी जो है वो कितना आ गया? 10⁻4 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। इसका एक स्पेशल नाम है, इसको बेकरेल कहते हैं, एक साइंटिस्ट, फ्रेंच साइंटिस्ट के नाम पे है जिसने बहुत काम किया इस पर। मैरी क्यूरी के बाद में उसी ने काम किया। मेनली रेडियो एक्टिविटी का स्टार्टिंग जो स्टडी जो है वो मैरी क्यूरी ने किया, लेकिन बाद में उसी के लैब में बेकरेल ने भी किया, और उसके नाम पे ये डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड को कहते हैं। ये क्यूरी की यदि हम बात करें तो वो होता है 3.7 टाइम्स 10⁻10 बेकरेल, मीन्स डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, बहुत बड़ा है। इतना यदि डिसइंटीग्रेशन एक सेकेंड में होगा तो उसको हम एक क्यूरी के नाम से जानते हैं। तो अभी हमारा आंसर हो गया 10⁻4 बेकरेल, ऑप्शन नंबर 1। तो इसको अगर समराइज कर देते हैं, हमें हाफ लाइफ टाइम दिया गया, हाफ लाइफ टाइम दिया गया तो हम लेमडा निकाल सकते हैं, क्योंकि लेमडा जो है हाफ लाइफ टाइम होता है ln of 2 डिवाइडेड बाई लेमडा, तो लेमडा यहाँ से निकल जाएगा। और दूसरा उसने पूछा है कि एक पर्टिकुलर टाइम में उसके जो सैंपल में न्यूक्लियाई हैं, एक्टिव न्यूक्लियाई, वो है 2 टाइम्स 10⁻21, ये दे दिया है। और उस टाइम पर उसका एक्टिविटी क्या होगा? एक्टिविटी मतलब पर सेकेंड में कितना न्यूक्लियाई टूट रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। ये प्रोपोर्शनल होता है n का, जितना ज़्यादा n रहेगा उतना ही ज़्यादा टूटेगा। और ये कांस्टेंट है लैम्डा, लैम्डा रिलेटेड है हाफ लाइफ टाइम से। तो यहाँ से हाफ लाइफ टाइम लैम्डा का वैल्यू रख दिए इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ टाइम, और सबका वैल्यू फाइनली रखने के बाद हमें जो आंसर आया 10⁻4। ये 14 मैंने गलत लिख दिया है, 4 है ना। ओके, सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26, इन ए एन टाइप सेमीकंडक्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी है कि कौन मेजॉरिटी माइनॉरिटी का बात कर रहा है,
और ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट की बात कर रहा है। थोड़ा सा हम बता देते हैं कि ये दो तरह के जो सेमीकंडक्टर्स हैं, एन टाइप है और एक है पी टाइप। एन टाइप में जो है एन फॉर निगेटिव, पी फॉर पॉजिटिव। यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो निगेटिव चार्ज वाले, वो निगेटिव चार्ज वाला है। सो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है ना, इसीलिए इसका नाम एन टाइप पड़ा। और यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज वाला। पॉजिटिव चार्ज वाला क्या? प्रोटॉन? नहीं, प्रोटॉन मूव नहीं कर सकता। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, प्रोटॉन तो मूव नहीं कर सकता, वो भारी है, वो न्यूक्लियस है। जब तक हम न्यूक्लियर रिएक्शन का बात ना करें, कभी भी न्यूक्लियस की बातें नहीं करते, केवल इलेक्ट्रॉन की बातें करते हैं। हमारे आसपास जितना भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो सारे, जो भी क्या केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो सारे उसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, न्यूक्लियस नहीं। तो खैर यहाँ पर जो है न्यूक्लियस नहीं, तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड कौन सा है? उसको हम होल कहते हैं। यहाँ पर होल मीन्स अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये तो पहला चीज हुआ। और दूसरा चीज है, इसको कैसे बनाया जा सकता है? एक जो हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेते हैं, प्योर सिलिकॉन का जो सेमीकंडक्टर लेते हैं, ये सिलिकॉन चारों तरफ सिलिकॉन है ऐसे, तो ये सिलिकॉन, इसमें बहुत थोड़ा जो है सो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं फ्री में। ये सेमीकंडक्टर बहुत थोड़ा रहते हैं इलेक्ट्रॉन इसमें। इसको यदि हमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बनाना है तो क्या करेंगे? एक एक सिलिकॉन को निकाले के जगह पर जो है सो हम यहाँ पर डाल देंगे एक ऐसा चीज जो सिलिकॉन के आसपास उसका वैलेंसी हो। सिलिकॉन का वैलेंसी कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर में है 284, इसका 4 वैलेंसी है सिलिकॉन का। तो हम या तो 5 वाला डालें, 5 वाला कौन हो गया? फास्फोरस। और या फिर 3 वाला डालें, यहाँ लिखते हैं 283, 3 वाला कौन है? लाइक एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम में आप फास्फोरस डालें, ये ट्राइवेलेंट है, ये पेंटावेलेंट है। यदि पेंटावेलेंट को यहाँ डालेंगे हम तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ ही रिएक्शन कर लिया और 1 इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। तो पेंटावेलेंट यदि हम डालते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाता है। जितना इलेक्ट्रॉन पहले से था, ये हर एक एटम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यहाँ पर एक पेंटावेलेंट चलेगा, पेंटावेलेंट। और यहाँ पर हमें चाहिए यदि इसके जगह पर हम डाल देते एल्युमिनियम, यहाँ पर हम डाल देते एल्युमिनियम जिसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, ये इसमें बॉन्ड बनेगा ही नहीं, ये ब्रोकन बॉन्ड है। यही ब्रोकन बॉन्ड जो है काम करता है होल का, होल जैसे काम करता है, पॉजिटिव आयन की तरह काम करता है। और ये एक्चुअली रियल सेंस में मूव नहीं करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर गया, मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके जंप कर गया यहाँ, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है, तो अब होल यहाँ है। होल नहीं मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसकी वजह से ऐसा अपीयर होता है कि होल मूव कर रहा है। तो यहाँ इस केस में यदि हम यहाँ पर एल्युमिनियम डालें तो ये मेजॉरिटी चार्ज के लिए जो है सो ये होल हो जाते हैं। और ये एल्युमिनियम जो है सो, या एल्युमिनियम के जैसा कोई ट्राइवेलेंट जिसका वैलेंसी 3 है, ट्राइवेलेंट कंपाउंड है। तो हमने देख लिया कि एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसमें मेजॉरिटी चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन है, पी टाइप में होल है। एन टाइप को बनाने के लिए क्या करते हैं? उसमें एक पेंटावेलेंट जिसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो, सिलिकॉन से 1 ज़्यादा, सिलिकॉन का 4 है उससे 1 ज़्यादा है, ये फास्फोरस डालना होगा, या फास्फोरस उसी फास्फोरस के ग्रुप में ही जो आएगा उसको डालना है, यूजुअली फास्फोरस डालते हैं। और यदि पी टाइप बनाना है तो उससे 1 कम इलेक्ट्रॉन वाला लाइक एल्युमिनियम उसको डाल सकते हैं। तो देख लेते हैं कौन सही है। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप में, हाँ ये तो सही है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स में माइनॉरिटी नहीं, ये सही है। एक ही जगह बोला कि इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, कहीं और नहीं बोला, नहीं यहाँ पर बोला होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। हाँ एक और बात, यदि यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है तो होल माइनॉरिटी में, यहाँ होल मेजॉरिटी में है तो इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में है। तो होल्स आर माइनॉरिटी मतलब इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है, ये दोनों में से कोई एक होगा। सेकंड केस देखते हैं। एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर डोपेंट, इसको डोपेंट कहते हैं, जो ऊपर से डाल देते हैं डोप कर दिया है। तो डोपेंट जो ट्राइवेलेंट है, नहीं इसमें तो पेंटावेलेंट है। यहाँ पर देखिए पेंटावेलेंट, ये वाला सही हो गया, ये नहीं, ये सही हो गया, ये गलत हो गया, इसको हटा देते हैं। तो ये 2 होने का चांसेस था क्योंकि दोनों ही में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है सो इलेक्ट्रॉन है।
यहाँ पर डायरेक्टली लिखा कि इलेक्ट्रॉन है, यहाँ डायरेक्टली न लिख कर लिखा कि माइनॉरिटी होल माइनॉरिटी में है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है। और उसके बाद सेकंड है यहाँ पर इसका डोपेंट क्या होगा, ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट, एन टाइप में पेंटावेलेंट, तो ये वाला आंसर हो गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लॉजिक गेट से क्वेश्चन है। द ट्रूथ टेबल दिया हुआ है, द ट्रूथ टेबल कोरस्पॉन्ड्स टू विच लॉजिक गेट हियर। अब इसको आप ध्यान से देखिए, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1, ये दोनों में से यदि कहीं भी एक आ गया, ए बी में से कोई भी एक आ गया, तो ये हमारा आउटपुट एक है। ये बिल्कुल हो गया हमारा, ये स्विच बना दिए, दो तो स्विच है और एक बैटरी लगा हुआ है, यहां पर बल्ब लगा दिए। कोई भी एक स्विच को यदि हम ऑन करेंगे, वन, इसको S1 नहीं लिखेंगे, ए बी लिखते हैं, ए बी, और ये वाई है। किसी भी एक स्विच को यदि हम ऑन करते हैं तो ये हमारा बल्ब जलेगा। ये कौन सा लॉजिक गेट है, कोई एक है तो और है, एनी वन इज ऑन, ऑन मतलब वन, तो वाई जो है रिजल्ट हमारा वन होगा। ये और गेट यहां नहीं दिया है लेकिन हम बता देते हैं और भी। एंड गेट क्या होता है, एंड गेट मतलब कि दोनों होना पड़ेगा, एंड का मतलब कि बोथ इज वन, तभी वाई जो है सो वन होगा। इसको जलने के लिए दोनों को ऑन होना पड़ेगा, मतलब सीरीज में है, एक यहां पर एक यहां पर, और ये बल्ब है ऐसे, ये बल्ब है, दोनों को जब तक हम स्विच को ऑन नहीं करेंगे तब तक ये नहीं जलेगा, तो ये एंड है, दोनों को ऑन होना पड़ेगा। और तीसरा एक है तो है नॉट गेट। नॉट गेट जस्ट फ्लिप कर देता है, इधर से आप 1 डालो उधर निकलेगा 0, इधर 0 डालो निकलेगा 1। इस स्विच को ऑन करो ऑफ हो जाएगा, ऑफ करो ऑन हो जाएगा, वैसे। और चौथा है यहां पर है नैंड। ये नैंड है, नैंड क्या होता है, नैंड जो होता है नॉट प्लस एंड कर लो, उसको उल्टा कर देना। तो एंड में क्या होता है, जैसे ए है बी है, ये हो गया एंड, इसको उलट देंगे नैंड। इसमें 4 ऑप्शंस हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, राइट। एंड में क्या है, जब तक दोनों ने 1 नहीं होगा वो ऑन नहीं होगा, बाकी सब 0। नैंड क्या करेगा, इसको फ्लिप कर देगा, ये 0 है तो 1, ये 0 है तो 1, ये 0 है तो 1, ये 1 है तो 0, ये हुआ नैंड, मतलब कि नॉट फॉलोड बाय एंड। और एक एक्सक्लूसिव और, पांचवा हुआ एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और है, मतलब एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है, बिल्कुल और होना चाहिए। और में क्या है, और को हम देखे हैं यहाँ पर, फिर बना देते हैं और के लिए ए बी, और को सिंबल दिखाते हैं a प्लस बी से, 0 0 0 1 1 0 1 1। और में क्या होता है कि कोई एक है ऑन तो ये ऑन हो जाएगा। एक्सक्लूसिव और जो है, जिसको हम a प्लस बी इस तरह के साइन से दिखाते हैं, उसमें क्या है कि हमें और वाला ही चाहिए। एक्चुअली ये तो एंड वाला है ना, तो एंड वाला मुझे नहीं लेना है, एक्सक्लूसिव और होना चाहिए। मतलब जस्ट 1 को ऑन रहेगा तभी हम ऑन होंगे, दोनों ऑन हो गया तो हम ऑन नहीं होंगे। ये एंड वाला का काम है एक्चुअली, वो मुझे नहीं चाहिए, वो हटा दो। तो 0 1 1 ये 0 हो जाएगा, यही एक्सक्लूसिव और है। तो ये था लॉजिक गेट। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन हो गया कौन सा, उसको देख के ये 2 0 0 0, एक तो ऑन है तो ये ऑन हो गया, दोनों ऑन है तो भी ऑन हो गया, मतलब और। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ये प्रोजेक्टाइल से है। फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल ऑफ एंगल 45 डिग्री माइनस थीटा और 45 डिग्री प्लस थीटा, द हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज इन द रेशियो। ये दोनों एंगल जो है इसको अल्फा और बीटा के हैं, दोनों का सम कितना है, सम है 90 डिग्री।
इसका मतलब अल्फा और बीटा जो है सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज सेम होता है, रेंज जो है सो सेम होता है। क्यों? रेंज का फार्मूला क्या है? रेंज का फार्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। आप निकाल सकते हो इसे। ये रहा प्रोजेक्टाइल मोशन, इधर से यू है, इसका अच्छा नहीं बना, ये यू है, ये एंगल थीटा है, ये रेंज है, राइट। इसका दो कंपोनेंट हुआ, यू कॉस थीटा वर्टिकल मोशन और इधर यू साइन थीटा। यहां से हम थ्रो किए, गिरने का जो टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको कहते हैं, वर्टिकल मोशन में हम उसको कैलकुलेट करते हैं, गिरने का टाइम कितना दूर चला है, फॉर्मूला लगाते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वर्टिकल मोशन कितना है? 0, जब ये ओ से ए तक आया। इनिशियल स्पीड क्या है? यू कॉस थीटा, सब वर्टिकल देख रहे हैं। कितना टाइम लगा? मान लेते हैं टी प्लस हाफ, ये जी जो है एक्सलेशन जो है सो नीचे लग रहा है, एक्सलेशन हम ऊपर देख रहे हैं, माइनस जी टी, टाइम तो टी लिखे टी स्क्वायर, यहां से टी निकल जाएगा, टी इक्वल टू हो गया 2 यू कॉस थीटा बाई जी। ये टाइम निकल गया। अब हॉरिजॉन्टल मोशन को देखें, हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई एक्सलेशन नहीं है, जो भी एक्सलेशन है वो नीचे है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में हम सिंपली एक्स इक्वल टू वी टी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक्स मतलब रेंज, यहाँ से यहाँ तक आया, कितना टाइम में? जब तक नीचे ना गिर जाए, ऊपर से आकर नीचे गिर जाएगा, फिर आगे कहाँ से जाएगा? नहीं, टक्कर मार के जाएगा वो बात अलग है, टक्कर मार के जाने वाली बात नहीं। जब फर्स्ट जो ड्रॉप जहाँ पर है वहाँ की हम बात कर रहे हैं। वेलोसिटी कितना है? यू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये वाला है, ये तो मैंने गलत लिख दिया ना, गलत लिख दिया, यहाँ यू कॉस थीटा लिख दिया, उल्टा सही करना पड़ेगा। यू साइन थीटा, एंगल की तरफ जो है सो कॉस थीटा होता है। तो ये भी हो गया साइन थीटा। यू कॉस थीटा टाइम से टाइम जो है वो हो गया 2 यू साइन थीटा बाई जी। 2 यू स्क्वायर, 2 नहीं लेंगे, 2 टाइम्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जिसको हम साइन 2 थीटा कहते हैं, बाई जी। ये फार्मूला है। एनीवे, अब चलते हैं इस फार्मूला पे। यदि हम अभी तो थीटा है एंगल, तो कितना आता है? यदि थीटा हमारा थीटा है तो रेंज कितना आता है? R1 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। सेम, थीटा को हम 90 डिग्री माइनस थीटा रखें तो रेंज कितना आता है? कहते हैं R2 आ रहा है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह पर 90 डिग्री माइनस थीटा बाई जी। यू स्क्वायर साइन 2 टाइम्स 90 180 डिग्री माइनस 2 थीटा बाई जी। यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा, जस्ट 2 थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ सब पॉजिटिव होता है। यहाँ पर केवल कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस है उसका रेसिप्रोकल, यहाँ पर टेन पॉजिटिव होता है। 180 माइनस 2 थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है। यही तो R1 है ना, तो R1 R2 दोनों सेम होता है। तो यदि दो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लें, मतलब दोनों का सम यदि 90 डिग्री हो तो रेंज चेंज नहीं होता। आप बोलोगे हाइट हो सकता है वो भी नहीं चेंज ना हो, हाइट को भी देख लेते हैं। हाइट का फार्मूला क्या होता है? यहाँ से निकाल लेंगे, वैसे फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। आप इसे निकालना चाहो तो यहाँ निकाल सकते हो। जस्ट वर्टिकल मोशन कंसीडर कीजिए, ये जमीन है, यहाँ से फेंका गया है इधर, इसका कंपोनेंट है यू साइन थीटा, और यहाँ तक जो है आके रुक गया,
वर्टिकल मोशन खत्म हो गया, अब वो वर्टिकल मोशन का डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का फॉर्मूला लगाएंगे। वर्टिकल कंपोनेंट जो है 0 हो गया यहाँ टॉप पे। इनिशियली कितना था, u cos थीटा नहीं u sin थीटा। एक्सलेशन नीचे है 2gh, तो h आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g है। ओके, अब यदि थीटा 1 को फर्स्ट एंगल हम थीटा लेते हैं और सेकेंड एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा लेते हैं, और दोनों केसेस में हम देखते हैं h1 कितना आ रहा है, h1 और h2 कितना आ रहा है, निकाल कर देखते हैं। इसमें कितना आ रहा है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, वो तो चेंज नहीं हुआ। सेकेंड केस में 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2g, ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये अलग है। h1 और ये h2 नहीं है, h1 नहीं है। तो हाइट सेम नहीं होगा, केवल रेंज सेम होगा, ये रेंज केवल सेम होगा। तो रेंज सेम है, रेशियो 1:1 है। ये आपको याद रखना है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज सेम होता है। इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत आंसर दे सकते हैं, टाइम बचाएंगे ताकि कहीं और इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A rectangular block of mass m and area of cross section A floats in a liquid of density rho। ये है, इसमें लिक्विड है जिसका डेंसिटी रो है, और इसमें कुछ ब्लॉक है, एक ब्लॉक है जो फ्लोट कर रहा है। मान लेते हैं ब्लॉक का जो बेस एरिया है वो a है, और a वाला जो हाइट है कुछ है, ठीक है, जो भी होना है h मान लेते हैं। नेक्स्ट, इफ इट इज गिवन ए स्मॉल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इसको थोड़ा डिस्प्लेसमेंट देते हैं, नीचे दे जाते हैं, मतलब ये यहाँ पर बनाते हैं, उसी को शुरू में यहाँ तक था, अब जो है सो यहाँ पर आ गया है। ये जो है सो एक्स्ट्रा हमने उसको डिस्प्लेस कर दिया कि h की जगह पर अब h प्लस एक्स हो गया, यहाँ से यहाँ तक h है और ये थोड़ा सा x मैंने और भी दे दिया, h प्लस एक्स हो गया। उसके बाद क्या होता है, इट अंडरगोज ऑसिलेशंस विद अ टाइम पीरियड ऑफ t का वैल्यू बताना है, और क्या t किसके प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, तो किस तरह से है, एम्पलीट्यूड या मास किस तरह से उसके प्रोपोर्शनल है। तो सबसे पहले इसका मोशन देखते हैं कि कैसा मोशन होगा। यहाँ पर स्टैटिक में रुका हुआ है, तो रुका हुआ है इसका क्या मतलब है कि जो इसको डूबने पर कुछ इसका जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम पानी में डूबा हुआ है, उतना लिक्विड ये क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, और उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वेट है उतना फोर्स इस पर ऊपर में लगेगा। तो यहाँ पर जो बॉयंसी फोर्स है इसको B से डिनोट करते हैं, वो कितना है, जो डिस्प्लेस वाटर है V रो जी, V कितना जो डिस्प्लेस किया है, एरिया टाइम्स h, ये एरिया हो गया, एरिया को यदि हम लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम मिलता है, तो ये वॉल्यूम हो गया जो इसने डिस्प्लेस किया, एरिया टाइम्स h रो जी, और यही इसका मास को जो है बैलेंस कर रहा है, ठीक है। इधर देखते हैं, अब यहाँ पर जो है हम इसको, इसने ज़्यादा अब वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है, हमने दबा के छोड़ा, थोड़ा सा दबा दिया, तो अब देखिए इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है, ये एरिया और ये हाइट जो है तो ज़्यादा हो गया, तो जो थ्रस्ट ऊपर लग रहा है अपवर्ड थ्रस्ट, वो कितना है, अपवर्ड डायरेक्शन में, हाँ तो अपवर्ड लिख ही दिए हैं, तो फिर यहाँ डायरेक्शन क्यों दिखा रहे हैं, वॉल्यूम, नया वॉल्यूम टाइम्स रो जी, नया वॉल्यूम कितना है, ये एरिया टाइम्स h प्लस एक्स, AH रो जी प्लस AH एक्स जी। AH रो जी जो है स्वयं जी है, यहां से इसको ऐसे लिखते हैं, डाउनवर्ड फोर्स
वो वेट है mg, mg का मतलब AH रो जी, ये वाला। तो जो फोर्स नीचे लग रहा है एक्स, नेट फोर्स ऊपर लग रहा है, ऊपर में ये दो फोर्स है और नीचे ये फोर्स है, तो नेट अपवर्ड फोर्स इसमें से इसको माइनस कर दिए, AH रो जी प्लस AH XG, नहीं यहाँ पे AH ये नहीं है ना, ये क्या है, ये है A टाइम्स X टाइम्स रो टाइम्स G, A टाइम्स X टाइम्स रो G माइनस ये वाला AH रो G, ये तो चला गया, A टाइम्स रो G X, इतना फोर्स ऊपर लग रहा है नेट फोर्स। अब ये फोर्स देखिए किसके प्रोपोर्शनल है, x के, और x जो है सो नीचे है, x जाता है नीचे, फोर्स लगता है ऊपर, इसलिए हम साइन यहाँ माइनस दे सकते हैं, क्योंकि हमें लिखना नहीं पड़ेगा ऊपर नीचे, खाली यहीं से देख के बता देंगे कि x नीचे लग रहा है तो फोर्स ऊपर लग रहा है। ये SHM का डेफिनेशन ही है। कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है जब फोर्स या एक्सलेशन प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट की विथ माइनस साइन। तो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में पहले एक्सलेशन ही निकाल लेते हैं। एक्सलेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास। फोर्स है यहाँ पर माइनस A रो जी एक्स, और मास है इसका m मास दिया हुआ है इस ब्लॉक का, मास m माइनस A रो जी बाय m x, ये है एक्सलेशन। तो SHM हो रहा है, ठीक है। ये कितना होता है SHM, माइनस ओमेगा स्क्वायर x होता है। इसके साथ कंपेयर करते हैं, SHM में ये जो है सो ये ऐसा होता है। तब हमें यहाँ से ओमेगा निकल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या है, A रो जी बाय m, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा E, और T इक्वल टू होता है 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई ओमेगा नीचे है तो m A रो जी। अब यहां से आप देख के बता सकते हो कि इसको उठा के यहां ले जाते हैं, T पाई T इक्वल टू 2 पाई क्या था, m बाई रो जी, m बाई A रो जी। ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, T प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ A, ना वो नीचे है, ये नहीं होगा। प्रोपोर्शनल टू 1 बाई A, एम्पलीट्यूड पर, हाँ एम्पलीट्यूड नहीं है, एरिया है, ये एक है क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अच्छा ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, हाँ ये सही है। ये m नहीं, ये गलत है, ये रो 1 बाई रो वो तो स्क्वायर रूट में है, ये भी गलत है। तो केवल जो सही हुआ वो ऑप्शन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन SHM से था। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, ये इक्विलिब्रियम में H है, और सेकेंड टाइम में इक्विलिब्रियम से थोड़ा डिस्टर्ब किया है, इसे थोड़ा ज़्यादा इसे डुबा दिया है, H प्लस एक्स। तो ये जो है सो इसका वेट को बैलेंस कर रहा है, राइट। ये जो वॉल्यूम है, ये इतना जो डिस्प्लेस्ड वाटर है उसको बैलेंस कर रहा है। बॉयंसी फोर्स जो है वो वेट को बैलेंस कर रहा है। अब इक्विलिब्रियम में था, कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लग गया उससे, तो एक्स्ट्रा फोर्स कितना है, वो एक्स्ट्रा जो वाटर, वेट ऑफ एक्स्ट्रा डिस्प्लेस्ड वाटर, वेट ऑफ एक्स्ट्रा डिस्प्लेस्ड वाटर, वाटर जो भी लिक्विड है, लिक्विड वो एक्स्ट्रा डिस्प्लेस्ड जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम कितना है, एच तक तो ऑलरेडी था, एक्स वाला एक्स्ट्रा है, एरिया टाइम्स एक्स, ये हो गया वॉल्यूम। इतना एक्स्ट्रा वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ क्योंकि हमने उसको थोड़ा दबा दिया है एक्स से, और उसका डेंसिटी
और ये एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हो गया बॉयंसी फोर्स, ये एक्स्ट्रा जो लगा है। और किधर लगा है, एक्स इधर है, लग रहा है ऊपर में, माइनस कर दिया। तो मास कितना हो गया, मास कर रहा हूं, एक्सलेशन कितना हो गया, एक्सलेशन ए रो जी बाय एम से डिवाइड कर दिया एक्स, एस एच एम है। उसके बाद तो देखा है आपने, जैसे निकालते हैं इसको, कंपेयर करते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, और यहाँ से ओमेगा निकल जाता है, ये रो जी बाय एम, और फिर टी निकाल सकते हैं। तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ट्यूनिंग फोक, ये ट्यूनिंग फोक है, इस तरह से होता है। इसको थोड़ा डिस्प्लेस कीजिए, ये वाइब्रेट करने लगता है और आपको एक साउंड सुनाई पड़ेगा। इसका फ्रीक्वेंसी है 800 हर्ट्ज, F0 बोल देते हैं। प्रोड्यूसेस रेजोनेंस इन रेजोनेंस कॉलम, रेजोनेंस कॉलम ट्यूब विथ अपर एंड ओपन एंड लोअर एंड क्लोज्ड। अब ये एक्सपेरिमेंट जो है, जिससे हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी साउंड का क्या होगा पानी में, या और भी चीजें निकाल सकते हैं उससे, उसी में बता रहा है कि एक ट्यूब है, एक एंड में पानी है, यहाँ पर जैसे रख सकते हैं, ऐसे पानी है, तो भरा हुआ पानी है, और एक एंड ओपन है। अब उसके बाद में क्या कर रहा है कि ये जो रेजोनेंस कॉलम है विद अपर एंड ओपन एंड लोअर एंड क्लोज्ड बाय वाटर सरफेस, ये वाटर सरफेस है। सक्सेसिव रेजोनेंस आर ऑब्जर्व्ड एट लेंथ 9.75 सेंटीमीटर। यदि इसका जो लेंथ है 9.75 सेंटीमीटर, तो रेजोनेंस सुनते हैं इसके साथ में, ये दोनों एक साथ बजाइए, बहुत जोर से आवाज होता है। अकेले जितना आवाज होता है उससे बहुत ज्यादा जोर से होता है जब दोनों एक साथ बजाते हैं, रेजोनेंस होता है। ऐसा तब होता है जब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है साउंड का वही यहाँ से आ रहा है, तब जो है सो रेजोनेंस होता है। और ऐसे ही अब कैसे बना देते हैं, केवल 2 और 1 तीन तो सिचुएशन है। ये 9.75 सेंटीमीटर है, सेकेंड केस में इसी को ऊपर नीचे कर सकते हैं यहाँ पर बीकर डाल के। तो ये है 31.25 सेंटीमीटर और ये है 52.75 सेंटीमीटर। सक्सेसिव है, इतना सेंटीमीटर पे हमें एक रेजोनेंस सुनाई पड़ा। धीरे धीरे इसका हम लेंथ को बढ़ाते हैं, ऊपर उठा के, मान लीजिए यहाँ से उठा रहे हैं ऊपर, देखिए लेंथ बढ़ गया। जब लेंथ 31.25 सेंटीमीटर आता है तो नेक्स्ट टाइम हमें जो है रेजोनेंस सुनाई पड़ता है। ये दोनों के बीच में कहीं नहीं सुनाई पड़ा। उसके बाद फिर इसको हम उठाते रहते हैं, 52.75 सेंटीमीटर पर हमें फिर सुनाई पड़ा रेजोनेंस। बताना है कि स्पीड क्या है साउंड का एयर में। यहाँ पर तो एयर ही है, पानी इधर है, एयर यहाँ है। तो रेजोनेंस यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी निकलता है ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हो गया ना, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हो गया। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जो फ्रीक्वेंसी आता है एफ, वो कितना होता है, वो होता है 2n-1 4 नहीं, वेलोसिटी बाय 4l। अब यहाँ पर देखिए 3 ठो इक्वेशन आएगा हमारा, 3 ठो लेंथ है तो 3 ठो इक्वेशन आएगा। और वेरिएबल हमारे पास कितना है, n नहीं पता, v नहीं पता, l तो पता है, और वो भी 3 इक्वेशन आएंगे। तो इक्वेशन का नंबर ज़्यादा हो गया वेरिएबल से। एफ तो हमें पता है, जो जब भी फ्रीक्वेंसी, जब ये रेजोनेंस में है तो इसका फ्रीक्वेंसी वही आएगा, अभी यहाँ नहीं लिखना चाहिए। तो हो क्या रहा है, तो यहाँ पर इन करेक्शन दिया जा रहा है, इसलिए कि एक्स्ट्रा इक्वेशन दिया है। इन करेक्शन क्या है, ये जो कॉलम बनता है यहाँ पर, ये जो नोड जो बनता है एंटी नोड, वो यहाँ पर ना बन के इससे थोड़ा ऊपर में बनता है, यहाँ नहीं बनता। इसको कहते हैं इंड करेक्शन, डी हर जगह। ये डी एक्चुअली जो है सो कितना होता है, 0.3 टाइम्स डायमीटर, इसका जो डायमीटर के अराउंड होता है, लेकिन उसको हम अभी नहीं यूज करेंगे। सिंपली डी का जो है वैल्यू वही रखेंगे वेरिएबल के रूप में, बाद में देखेंगे। ये डी होता है, मतलब एयर का जो कॉलम है उसका लेंथ केवल 9.75 सेंटीमीटर नहीं है, 9.7 प्लस डी इस केस में, 31.25 प्लस डी, इस केस में 52.25 प्लस डी है, ये लेंथ है। तो लेंथ यहाँ पर जो है चेंज हो रहा है।
तो 3 इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन 800 से रेजोनेंट है, इस केस को लिख रहे हैं। n कितना हमें नहीं पता, तो कोई भी n ले लेते हैं। 2n - 1 v4, l कितना है यहां से यहां तक 9.75 प्लस t। ठीक है, एक इक्वेशन। सेकेंड केस में इसको देखते हैं। फिर 800 पे वो रेजोनेंस में है, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी वही है। सक्सेसिव बोला, अब यहां पर n की जगह पे क्या हो जाएगा, n + 1, इसको ऐसे लिख देंगे। v/4 आपकी कितना है 31.25, राइट, 31.25 प्लस t, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड केस में 2n प्लस, ये n था, n + 1, आपकी n + 2 होगा, -1 v/4 टाइम्स 52.75 प्लस t। ये 3 इक्वेशन है मेरे पास। अब 3 वेरिएबल भी है, n, v और d। हमें v निकालना है। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको मैं ऐसे लिख लेते हैं। पहले 3200 टाइम्स 9.75 प्लस t इक्वल टू 2n - 1 v, और ये हो गया 3200 टाइम्स 31.25 प्लस t इक्वल टू 2n + 1 v, और थर्ड वाला हो गया 3200 52.75 प्लस t इक्वल टू 2n 3। ये 3 इक्वेशन हमारे हैं। अब ये तीनों से हमें क्या करना है, हमें भी निकालना है, राइट। तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो d चला जाएगा, n बचा रहेगा, और सेकेंड टाइम जो है इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, इसी को इक्वेशन 1 कहते हैं। बेहतर है, यही हमारा इक्वेशन 1 है, ये 2 है। ठीक है, तो 2 - 1 करते हैं और क्या मिलता है देखते हैं। राइट साइड में 2n चला गया, 1 1 2 ही। लेफ्ट साइड में 3200 कॉमन है, इसमें बचा dd भी चला गया, 31.25 - 9.75। वैसे थर्ड -2 कर लेते हैं, या थर्ड -1। राइट साइड में ये 2 भी होगा, फिर हाँ ये 2 भी है। लेफ्ट हैंड साइड में 3200, ये है 52.75 - 31.25। ओके, ये दोनों को डिवाइड कर दें। नहीं, डिवाइड नहीं करेंगे, डिवाइड करने से वो भी तो मुझे यहीं से मिल रहा है, राइट। तो भी कहीं से भी मिल जाएगा, 3c यहाँ से दोनों से निकाल कर देखिए, उस एक ही आएगा। तो 4 से भी कितना आ रहा है, 4 से भी आ रहा है 3200 टाइम्स, ये कितना है 21 और 10 31 50, राइट। इतना सेंटीमीटर हो गया पर सेकेंड, क्योंकि हम सबको सेंटीमीटर में लिखे हुए। तो मीटर में करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 32 टाइम्स 21.5/2, इसको इधर ले गए, और 24 8 32, 344 मीटर पर सेकेंड। 5 से भी निकाल कर देख लीजिए, उतना ही आएगा। 3200 टाइम्स ये कितना है, 5 में से 5 के 0, 7 में से 2 गया तो 5, 2 में से गया तो 1, 5 में से 3 गया 2, एग्जैक्टली सेम। तो 344 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया आंसर। तो देखिए इसमें क्या करना है, ये ट्यूनिंग फोक है, इसके साथ रेजोनेंस में है, 3 लेंथ रेजोनेंस में है, मतलब हमें 3 इक्वेशंस मिलेंगे। और जो फ्रीक्वेंसी इसका आता है 2n - 1 v/4l, जब ये रेजोनेंस में होगा ये तो एक इक्वेशन देगा,
ये रेजोनेंस में होगा 2 इक्वेशन, ये होगा 3 इक्वेशन देगा। और वेरिएबल जो हमारे पास है n अननोन है, हमें नहीं पता कि कौन सा हार्मोनिक्स के साथ रेजोनेंस में है, तो n अननोन है, वेलोसिटी में निकालना है। 2 ही अननोन है यहाँ पर। तो थर्ड अननोन क्या है, तो इस केस में हम जानते हैं कि ये जो अननोन, ये जो एंटी नोड जो बनता है, एंटी नोड यहाँ पर एंटी नोड जो है सो थोड़ा ऊपर बनता है जाके। ये फंडामेंटल के लिए कुछ जो जरूरी नहीं कि फंडामेंटल हो। आप यहाँ से एन पे निकाल सकते हैं कि कौन सा फंडामेंटल, कौन सा हार्मोनिक्स इसके साथ रेजोनेंस में था। बाकी सारे वैल्यू को रख के भी का वैल्यू रखिए, यहाँ पर निकल जाएगा, डी का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो खैर इस डी को इंट्रोड्यूस किया हमने कि लेंथ जो है, एयर कॉलम का जो लेंथ है वो 9.75 ना होकर प्लस डी है, वैसे इस केस में प्लस डी है। और ये 3 इक्वेशन हमने लिखा। अब हमारे पास 3 वेरिएबल है, भी, डी और एन, और ये तीनों को सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, पहले इसको सिंप्लीफाई किया थोड़ा सा, इसको एक तरफ लिखा और इसको मल्टीप्लाई करके इधर लिखे। तीनों को ऐसे लिखने के बाद में जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, एन खत्म हो जाता है, डी भी खत्म हो जाता है और इमीडिएटली भी मिल जाता है। ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं यहाँ से। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट वीडियो में हम 31 से 40 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।